वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। आज हम इस पार्ट में क्लास 12th की फाइन आर्ट्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है, जिसे प्रतिमा लक्षण कहते हैं, जो कि चित्रकला के धर्मसूत्र हैं। इसी खंड में तकनीक, उपकरण, सामग्रियों, सतह, धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृतियों के त्रिआयामों की संरचना का उल्लेख किया गया है। चित्रण के विभिन्न अंग जैसे रूप भेद या दृश्य और आकार, प्रमाण या परिमाप, अनुपात और संरचना, भाव या अभिव्यंजना, लावण्य योजना या सौंदर्य रचना, सदृश और वार्णिक भंगा या तुलिका और रंगों के उपयोग की विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। इनमें से प्रत्येक के कई उपभागों का भी उल्लेख किया गया है। कई शताब्दियों से इन धर्मसूत्रों को कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा है। इस प्रकार यह चित्रकला की सभी भारतीय शैलियों और चित्रशालाओं का आधार बना। मध्यकाल की चित्रकला को अनेक अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से जाना गया। छोटे आकार का होने के कारण इन लघु चित्रकारियों का हाथों में लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था। कला संरक्षकों के महलों या राजदरबारों की दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था, इसलिए इन लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिनमें महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विहित साहित्यिक संगीत ग्रंथों का चित्रण किया गया है। चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था। कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर न लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया था। चित्रकला के प्रत्येक वर्ण का संबंधित लेख उस चित्र के ऊपरी भाग के सीमांकित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया गया था। तदनुसार किसी के पास रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्रों का संकलन होगा। प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़े से लपेटकर राजा या संरक्षक के पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता था। संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पर्ण पृष्ठ पुष्पिका पृष्ठ होता है, जिसमें संरक्षक के नाम की जानकारी, कलाकार या लेखक, तिथि और संग्रह बनाने का स्थान या कार्य या चित्रण पूरा होने की तिथि और इस तरह का अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखा जाता था। हालांकि समय के साथ पुष्पिका पृष्ठ लुप्त या नष्ट हो चुके हैं। विद्वानों ने उनकी विशेषता के आधार पर इनका विवरण किया है। चित्रकला किसी भी तरह की आपदाओं जैसे आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होती है। शिल्प कृतियों को अनमोल और कीमती माना गया है और यह सुवाह्य भी होती थी, जिन्हें प्रायः राजकुमारियों के विवाह में उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। राजाओं व दरबारियों के बीच उपहार और कृतज्ञता के रूप में भी चित्रों और कलाकृतियों का आदान प्रदान बड़े व्यापक एवं व्यवहारिक तौर पर होता था। चित्र तीर्थयात्रियों, भिक्षु, साहसी, खोजकर्ता, व्यापारी और पेशेवर कथावाचक के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाए जाते थे। उदाहरण स्वरूप बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रों का संग्रह या इसके विपरीत मेवाड़ के राजा के संग्रह में बूंदी के चित्र मिल सकते हैं। चित्रकलाओं के इतिहास का पुनर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य है। दिनांकित की तुलना में अदिनांकित कलाकृतियां कम हैं। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने पर इनके मध्य कई स्थान रिक्त हैं, जिसके बारे में किसी के भी द्वारा इस तरह के चित्रण के विकास या समृद्धि या गतिविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। स्थिति की जटिलता तब अधिक बढ़ जाती है जब ये बिखरे पृष्ठ अपने मूल भाग का हिस्सा न रहकर विभिन्न संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखर गए, जो इधर उधर समय समय पर देखने को मिलते हैं। ये परिभाषित समय को चुनौती देते हैं और विद्वानों को पुनः कालक्रम में संशोधन करने और उसे पुनर्परिभाषित करने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार अदिनांकित चित्रकलाओं के समूहों को उनकी शैली के आधार और अन्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता रहा है। पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली। भारत के पश्चिमी भाग में जो चित्रकला शैली फली फूली, उसे पश्चिम भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है। गुजरात इसका प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी इसमें सम्मिलित है।
गुजरात में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण इस भूभाग से अनेक व्यापारिक मार्ग जाते थे। परिणाम स्वरूप यहाँ अनेक संपन्न व्यापारी व स्थानीय सामंत प्रमुख हुए, जो आर्थिक संपन्नता के कारण कला के भी सशक्त संरक्षक बने। मुख्य रूप से जैन समुदाय के व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म के विषयों को संरक्षित किया। जैन विषयों और पांडुलिपियों पर आधारित पश्चिमी भारतीय शैली का यह भाग जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। शास्त्र दान की परंपरा के कारण जैन शैली के विकास को और प्रोत्साहन मिला। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि को मठ के पुस्तकालय, जिसे भंडार कहा जाता था, में दान करना एक परोपकार, सदाचार व धार्मिक कृत्य माना जाता था। कल्पसूत्र ने जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो कलाकारों को उनके जीवन चरित्र को चित्रित करने के लिए विषय प्रदान करता है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है: गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश और महानिर्वाण। तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं के अधिकतम भाग कल्पसूत्र में शामिल हैं। लोकप्रिय चित्रित ग्रंथों में कालकाचार्य कथा और संग्रहिणी सूत्र उल्लेखनीय है। कालकाचार्य कथा में आचार्य कालका की कहानी का वर्णन है, जो एक दुष्ट राजा से अपनी अपहृत बहन, एक जैन तपस्विनी को बचाने पर आधारित है। यह विभिन्न रोमांचकारी घटनाक्रम और कालका की रोमांचपूर्ण यात्रा को प्रस्तुत करता है, जिसे वह अपनी लापता बहन का पता लगाने के लिए भूमि का परिमार्जन कर रहे हैं, अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन, अन्य राजाओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए और अंत में दुष्ट राजा से युद्ध कर रहे हैं। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। वहीं संग्रहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। जैनियों ने इन ग्रंथों की कई प्रतियां लिखवाई। इन ग्रंथों में या तो बहुत कम अथवा अत्यधिक चित्र मिलते हैं। इस प्रकार एक वशिष्ठ पृष्ठपोथी या चित्र को लेखन और चित्रण के लिए वर्गों में विभाजित किया जाता था। पांडुलिपि या पोथी चित्र के पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का उपयोग किया जाता था और जोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया जाता था, जिससे उसे एक डोर के द्वारा बांध दिया जाता था ताकि वे संरक्षित रहें। 14वीं शताब्दी में कागज के आने से पहले प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। भारत के पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों को चित्रण से पहले तैयार किया जाता था और तेज नुकीले सुलेख उपकरण के उपयोग से पत्तियों पर लेखन का कार्य कुशलता से किया जाता था। ताड़ के पत्तों पर संकीर्ण और छोटे स्थान के कारण आरंभ में चित्रण मात्र पटलिस तक ही सीमित था, जहां देवी देवताओं की आकृतियों और जैन आचार्यों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण चमकदार रंगों से किया जाता था। जैन चित्रकला में विशेष प्रकार के संयोजन और सरलीकृत भाषा का विकास हुआ। अधिकांश चित्रों में विभिन्न घटनाओं को समायोजित करने के लिए चित्रपटल को वर्गों में विभाजित किया गया। चित्रों में चमकीले रंग और कपड़े के अलंकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संयोजन में पतली लहरदार रेखाओं का प्रबल प्रभाव है और चेहरे को 3 आयामों में दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त आंख का उपयोग देखने को मिलता है। चित्रों में वास्तुशिल्प में सल्तनत कालीन गुंबद और नुकीले मेहराब का चित्रण गुजरात, मांडू, जौनपुर और पाटन के क्षेत्रों में सुल्तानों की राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाते हैं। जहां ये चित्र बने कपड़े के चंदवा या सामियानों और पर्दों, मेज, कुर्सी आदि वेशभूषा, उपयोगी वस्तुओं इत्यादि पर स्वदेशी और स्थानीय जीवन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। भूदृश्य या प्रकृति दृश्य के स्वरूपों का चित्रण विस्तृत रूप में न होकर मात्र सांकेतिक या साधारणता किया गया है। लगभग 1350 से 1450 ईस्वी के 100 वर्षों की अवधि को जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक काल माना जाता है। चित्रों की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया जा सकता है, जहां प्रबल रूप से देवी देवताओं के साथ आकर्षक रूप से चित्रित भूदृश्य या प्रकृति दृश्य, नृत्य करती मानव आकृतियां और वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों का चित्रण मुख्य चित्र के हाशिए पर किया गया है। इन चित्रों को स्वर्ण और लाजवर्त के प्रचुर उपयोग से चित्रित किया गया है, जो इन चित्रों के निर्माणकर्ता या संरक्षकों की संपन्नता और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इन धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त तीर्थ, पट, मंडल और गैर धार्मिक कहानियों को भी जैन समुदाय के लिए चित्रित किया जाता था। जैन चित्रों के अतिरिक्त इनका निर्माण या संरक्षण धनी व्यापारियों और समर्पित भक्तों द्वारा करवाया जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामंतों
जमींदारों, धनी नागरिकों और ऐसे अन्य लोगों के बीच चित्रकला की एक समानांतर परंपरा मौजूद थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और साहित्यिक विषयों के चित्रण शामिल थे। यह चित्रकला स्वदेशी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका निर्माण राजस्थान के राजदरबार की शैलियों और मुगलों के प्रभाव के आने से पहले हुआ था। इसी समय में हिंदू और जैन विषयों के अनेक चित्रों को चित्रित किया गया, जैसे महापुराण, चौर पंचाशिका, महाभारत का अरण्यक पर्व, भागवत पुराण, गीत गोविंद और अन्य कुछ चित्रांकन जो इस स्वदेशी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल और शैली को साधारण रूप से पूर्व मुगल या पूर्व राजस्थानी शैली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे स्वदेशी शैली भी कहा जाता है। इसी काल के दौरान इन चित्रों के समूह में एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। इसमें मानव संरचना की एक विशेष शैली का विकास देखने को मिलता है। साथ ही साथ पारदर्शी वस्त्रों के चित्रण में विशिष्ट रुचि दृष्टिगोचर होती है। नायिका के सिर पर गुब्बारे की तरह से ओढ़नी का चित्रण है, जिसे कड़े और नुकीले किनारों की तरह ढका गया है। वास्तुकला का चित्रण प्रासंगिक परंतु सांकेतिक है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं से जल निकायों और विशेष रूप से क्षितिज वनस्पतियों, जीवों आदि का चित्रण किया गया है। ये सभी औपचारिक तत्व 17वीं शताब्दी की आरंभिक राजस्थानी चित्रकला को प्रभावित करते हैं। उत्तर पूर्व और पश्चिमी के कई क्षेत्रों पर 12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया के सल्तनत राजवंशों के शासन में आने के बाद स्पष्टता फारसी, तुर्क और अफगानों के प्रभाव को चित्रों में देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सुल्तानों द्वारा चित्रों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि मालवा, गुजरात, जौनपुर और अन्य सल्तनत शासित क्षेत्र। इन राजदरबारों में कुछ मध्य एशियाई कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों द्वारा चित्रों के निर्माण से स्वदेशी शैलियों और फारसी शैलियों के परस्पर मिश्रण से एक नई शैली का उदय हुआ, जिसे सल्तनत चित्रकला के रूप में जाना जाता है। यह एक शैली की तुलना में पद्धति का अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जिस पर फारसी मिश्रण का प्रभाव है। स्वदेशी चित्रण पद्धति चित्ररंजक रूप से स्वदेशी तत्वों के साथ फारसी तत्वों जैसे कि रंग, शरीर रचना, अलंकरण, सूक्ष्मता के साथ सरल प्राकृतिक दृश्य या भूदृश्य इत्यादि एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नासिर शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान मांडू में चित्रित निमत नामा पकवानों की किताब इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह व्यंजनों की पुस्तक है, जिसके एक खंड में शिकार का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन, इत्र के निर्माण और उनके उपयोगों के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सूफी विचारों पर आधारित कहानियाँ और लौरा चंदा चित्रकला इस पद्धति के उदाहरण है। पाल चित्रकला शैली जैन साहित्य एवं चित्रकला की भांति पूर्वी भारत के पाल शासकों के समय में लिखित सचित्र पांडुलिपियाँ 11वीं और 12वीं शताब्दी की आरंभिक चित्रकला के उदाहरण है। पाल काल 750 से 12वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध काल का कला का अंतिम प्रमुख काल था। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे महाविहार बौद्ध ज्ञान एवं कला के महान केंद्र थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित असंख्यक पांडुलिपियाँ एवं वज्रयान बौद्ध देवी देवताओं के चित्र ताड़पत्र पर चित्रित किए गए हैं। इन केंद्रों में कांस्य मूर्तियों की ढलाई के लिए भी कार्यशालाएं थी। दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र और तीर्थयात्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के लिए इन केंद्रों या महावीर बिहार में आए और पालकालीन बौद्ध कला के कांस्य और सचित्र पांडुलिपियों के नमूने अपने साथ वापस ले गए। इस प्रथा ने पाल कला का विभिन्न स्थानों, उदाहरण स्वरूप नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा देशों में सुगमता से प्रसार किया। जैन चित्रकला की कोणीय रेखाओं के विपरीत लयात्मक एवं प्रवाहमान रेखाएं तथा हल्की रंग योजना पाल शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। अजंता की तरह पाल शैली में मठों में मूर्तिकला पद्धति और चित्रों में समानांतर कला शैली का अनुभव होता है। अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारामिता, बौद्धलेन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड या 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्धिमत्ता की पूर्णता ताड़पत्र पर निर्माणित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस पोथी का चित्रण नालंदा विश्वविद्यालय में पाल शासक रामपाल के 15वें राजवर्ष अर्थात 11वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में हुआ। इसमें 6 पृष्ठ चित्रित हैं एवं दोनों ओर चित्रित लकड़ी के आवरण है। ये आवरण पांडुलिपि के पृष्ठों के ऊपर नीचे लगाकर फीते से बांधे जाते थे ताकि पांडुलिपि सुरक्षित रहे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के पश्चात पाल राजवंश कमजोर होता गया। अंततोगत्वा 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाल कला का अंत हो गया, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। इसी के साथ में यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप ध्यान से सुनिए, देखिए, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद।